Hello everyone, this is IGNU BEGE 101 part 4 solved important question which will cover your 30 marks based on figure of speech. ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में एज ए शॉर्ट नोट या पैराग्राफ में फिगर ऑफ स्पीच फाइंड करने के लिए आते हैं. रिपीटेड क्वेश्चन है ये. बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको बता दूं BEGE 101 का मैंने पार्ट 1, 2, 3 एक्सप्लेन किया. पार्ट 1 रियोटिकल डिवाइस है. पार्ट 2 हाउ टू फाइंड क्वेश्चन रियोटिकल डिवाइस कैसे पैराग्राफ से निकालना है वो एक्सप्लेन किया है आपको क्वेश्चन पेपर को दिखाते हुए. और थर्ड है आपका बेस्ड ऑन द ग्रामेटिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो भी आपका इंपॉर्टेंट है. रिपीटेड क्वेश्चन. और ये जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ पार्ट 4 है. फिगर ऑफ स्पीच. Figure of speech are used in all types of writing, prose, poetry, drama. In fact, we too use figurative language in our daily conversation. So it is that you can use this figure of speech in prose or poetry or drama. कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं. इवन हम अपने डेली जो लाइफ में कन्वर्सेशन करते हैं जैसे सिंपली बात करने के आप देखते होंगे हर लोगों का बोलने का तरीका अलग रहता है टू अट्रैक्ट द पीपल. सो दिस is called figure of speech what we are using to attract the people. Now see the definition of figure of speech. A figure of speech is a way of describing something or someone interestingly and vividly. The word or phrases may not mean exactly what they suggest, but they paint a clear picture in the mind of the reader or listener. मीन्स जो भी हम फिगर ऑफ स्पीच यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ के लिए या किसी चीज़ के लिए तो वो इस तरीके से अट्रैक्ट करेगा पीपल को. उसका मीनिंग वैसा ना हो जैसे हम बोल रहे हैं पर उसके माइंड में उस चीज़ का पर्टिकुलर क्लियर देगा. जो भी हम समझा रहे हैं जो भी हमारा ड्रामा है या जो भी आपने किया लिखा है स्टोरी है तो वो माइंड में उसका पिक्चर बन जाना चाहिए. तो जो हम यूज़ करते हैं सब करने के लिए उसी को फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं. फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में अलंकार कहते हैं. किसी भी वाक्य को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया जाता है. जस्ट टू एक्सप्लेन आई एम टेलिंग यू इन हिंदी. A figure of speech can be in the form of phrase or a single word. The figure of speech are also known as rhetorical figure. Means फिगर ऑफ स्पीच एक वर्ड के फॉर्म में भी हो सकता है सिंगल वर्ड या फ्रेज के फॉर्म में भी हो सकता है. एवरी लैंग्वेज हैज़ इट्स फिगर ऑफ स्पीच. हर लैंग्वेज का अलग अलग फिगर ऑफ स्पीच होता है. सो इन इंग्लिश सम कॉमन फिगर ऑफ स्पीच सिमिली मेटाफर इमेज सिम्बॉल पर्सोनिफिकेशन मैटोनमी सिनीडोके एपोस्ट्रॉफी हाइपरबोले अंडरस्टेटमेंट आयरनी. ये सब आपके सिलेबस में दिया हुआ है. ये सब कॉमन फिगर ऑफ स्पीच है और ये इसमें से मोस्टली सारे इंपॉर्टेंट हैं जो एज अ शॉर्ट नोट्स भी एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर आपको पैराग्राफ दे दिया जाएगा और आपको फाइंड आउट करना होगा इसमें सिमिली क्या है या मेटाफर क्या है या आपको डिफरेंस पूछा जाएगा आउट ऑफ दिस. सो प्लीज सी टिल लास्ट दिस वीडियो. First one is simile. A simile is a comparison between different terms belonging to different classes for the purpose of describing one of them. जो सिमिली होता है वो कंपेरिजन होता है बिटवीन डिफरेंट टर्म्स. दो डिफरेंट टर्म्स के बिटवीन में एक कंपेरिजन होता है. So I will show you the example how this comparison. The comparison is usually made by the use of connectives such as like और as. ये like और as को यूज़ करके हम दो डिफरेंट टर्म्स में कंपेरिजन शो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी से एज स्वीट एज हनी और वाइट लाइक स्नो. यू कैन सी हियर यहाँ पर एज यूज़ हुआ है और सेकेंड सेंटेंस में लाइक यूज़ हुआ है कि वो वाइट की तरह स्नो की तरह वाइट है और ये स्वीट हनी की तरह है. बट इफ वी से राम इज लाइक श्याम इज दिस अ सिमिली? No, this is not a simile because Ram and Shyam belongs to same class, that is male human beings.
सेम हमने सिमिली में क्या होता है, डिफरेंट होता है, डिफरेंट टर्म्स को यूज़ किया जाता है, नॉट सेम टर्म्स। तो राम और श्याम ह्यूमन बींग्स हैं, दोनों सेम टर्म से बिलोंग करते हैं। दिस इज नॉट अ सिमिली, दिस एग्जाम्पल नॉट अ सिमिली, प्रीवियस वन इज अ सिमिली। Second है metaphor. Metaphor is also a comparison, but there is no direct comparison as in a simile, nor any connective such as like and as used. Example, she is an angel, ये metaphor हो गया, और she is like an angel, ये simile हो गया। metaphor में भी comparison होता है, directly comparison होता है, या ना like और as का भी use नहीं होता है। थर्ड है image. मानसिक चित्र या कल्पना हिंदी में एन इमेज कैन बी डिफाइंड एज ए राइटर और स्पीकर यूज ऑफ वर्ड ऑफ स्पीच टू क्रिएट अ विविड मेंटल पिक्चर ऑफ फिजिकल सेंसेशन। मीन्स जो भी ड्रामा या पोएट जो भी बनाना चाहता है उसका मानसिक चित्र आपके माइंड में बन जाना चाहिए जो भी वो बोलना चाहता है। डज एन इमेज ओनली रिफर टू द विजुअल, क्या सिर्फ इमेज देखने के लिए ही बनाया जाता है? नो। An image can also refer to the sense of taste, smell, touch, and hearing. An image is usually in the form of a simile or metaphor. Example, there is a garden in her face where roses and white lilies grow. उसका जो फेस है वो गार्डन की तरह है जहाँ रोजेस और वाइट लिलीज ग्रो होता है, पर उसका एक्चुअल मीनिंग तो वो नहीं है, पर हम एक पिक्चर शो कर रहे हैं कि वो इतनी ब्यूटीफुल है कि उसका फेस जो है वो रोजेस की तरह और वाइट लिलीज जैसे ग्रो होते हैं वैसा दिखता है। एक इमेज हम क्रिएट कर रहे हैं लिसनर के माइंड में। देन फोर्थ है आपका सिंबल। अ सिंबल इज समथिंग दैट स्टैंड फॉर समथिंग एल्स, और सिंबल इज डिफाइंड इन द ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका एज अ कम्युनिकेशन एलिमेंट इंटेंड टू सिंपली represent or stand for a complex person, object, group और idea। सिंपल मीनिंग ये है कि एक सिंबल जो उस चीज़ के लिए पर्टिकुलर यूज़ किया जाता है, हम स्टोरी वगैरह या ड्रामा में यूज़ करते हैं, वो पर्टिकुलर सिंबल उस चीज़ पर्टिकुलर चीज़ के लिए यूज़ होता है। जस्ट आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल। Example, a dove is a symbol of peace. It is concrete expression of an abstract concept such as peace. Means सबको पता है कि जो डव होता है, सबने देखा है, वो पीस का सिंबल होता है। अगर किसी भी पार्ट में स्टोरी में हम उसको लेते हैं कि वह डव जो है वो सिंबल है पीस का, हम बोलेंगे क्राउन पहना है तो वो सिंबल हो जाता है कि किंग। मतलब ऐसे हम जो भी चीज़ फिगर ऑफ जो स्टोरी में यूज़ करते हैं ऐसे वर्ड, तो वो हो जाता है फिगर ऑफ स्पीच सिंबल। ब्लू लाइन्स ऑफन रिप्रेजेंट रिवर, रेड रोज सिंबलाइज लव एंड कंपेशन। ये सब ऐसे वर्ड्स हैं जो सिंबल्स के लिए हम सिंबल्स में आते हैं और हम इन्हें ड्रामा या स्टोरी में यूज़ करते हैं। Fifth है personification. When non-living thing object described to seem like pupil. In easy language, personification is just giving an example of a living being for a non-living thing. Means हम किसी भी non-living thing को जो ड्रामा प्रोज वगैरह में है उसको ऐसे शो करते हैं कि लिविंग बीइंग जैसा एक्टिंग कर रहा है या एक्शन कर रहा है। ऐसे कई वर्ड्स आते हैं प्रोज पोइट्री ड्रामा में जब हम नॉन लिविंग थिंग को कुछ एक्शन के लिए यूज़ करते हैं, ऐसे शो बनाते हैं कि वो शो करेगा कि इज डूइंग लाइक दैट, जस्ट लिविंग बीइंग करते हैं। एग्जाम्पल, द सन ट्रेस्ड हिज फुट स्टेप्स अक्रॉस द स्काई। मीन्स इसका मीनिंग ये हो गया कि सन जो है वो अपना फुट स्टेप जो है वो स्काई में छोड़ रहा है जब वो मूवमेंट करता है। इसका मोर पोएटिक वे ये है कि पासिंग ऑफ अ डे, जब सन रोटेट होता है तो नेचुरली हमारे दिन जाते हैं। तो ये जो लाइन है ये जैसे कई पोएट में यूज़ किया पोएट अपनी पोइट्री में, तो इसका मीनिंग ये हो जाता है कि ये डेज जा रहे हैं, बट यहाँ पे सन इज़ नॉट एन लिविंग ऑब्जेक्ट, बट उसको हम शो कर रहे हैं ऐसे कि उसका जो वे हो रहा है कि फुट स्टेप छोड़ रहा है क्रॉस में। So doing this is known as personification. I'll give you one more example. The trees danced back and forth in the wind.
ट्रीज इज अ नॉन लिविंग थिंग ऑब्जेक्ट, बट जो यहाँ पे शो कर रहा है कि ट्रीज एक लिविंग बीइंग ऑब्जेक्ट है, डांस कर रहा है। इस टाइप की लाइंस अगर आपके पैराग्राफ या पोएट जो भी आपको दिया जाता है एग्जाम में आता है, जहाँ पे नॉन लिविंग थिंग ऑब्जेक्ट को दिखा रहा है कि वो मूवमेंट कर रहा है जो भी, तो वो आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो कि ये फिगर ऑफ स्पीच है, ये पर्सोनिफिकेशन है, लाइक दैट। देन सिक्स्थ है आपका मैटिनोमी। मैटिनोमी फ्रॉम ग्रीक मैटिनोमिया मीन्स, इस वर्ड से आया गया, इसका मीनिंग है चेंज ऑफ नेम और मिस नॉर्मल figure of speech in which the name of an object or concept is replaced with a word closely related to or suggested by the original। जैसे क्राउन का मीन होता है किंग, मीन्स हम उस चीज़ का किंग का नाम यूज़ नहीं करेंगे, और क्राउन जो उसका सिम्बॉल ही होता है, तो ये मिस नॉमर हो गया, ये मैटिनॉमी हो गया एग्जाम्पल। और रविशंकर इज द नेम ऑफ अ ग्रेट म्यूजिशियन एंड व्हेन वी से आई एंजॉय लिसनिंग टू पंडित रविशंकर, इसका मीनिंग ये हुआ कि हम वी मीन दैट वी एंजॉय लिसनिंग टू हिज म्यूजिक। तो यहाँ पे जो पर्सन नेम हो गया सब्स्टिट्यूट हो गया म्यूजिक के लिए, मतलब रविशंकर जो है वो म्यूजिक का सब्स्टिट्यूट हो गया, तो रविशंकर इज अ मैटिनोमी है। या आपको समझना है पैराग्राफ या जो भी आपको एग्जाम में आता है पूछने के लिए, अगर पैराग्राफ में पूछा जाता है। देन सेवंथ है आपका सिनेडोके, व्हेन अ पार्ट रिप्रेजेंट द होल और द होल इज रिप्रेजेंट बाय अ पार्ट। Means example, do you like my new wheels? Exactly meaning, do you like my new car? Wheel representing the whole car means एक wheel जो है कार का पूरे कार को represent कर रहा है। देन आपका नाइन्थ है हाइपरबोले। हाइपरबोले फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड मीनिंग एक्सेस इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट यूजेस एक्सट्रीम एग्रेशन टू मेक अ पॉइंट और शो एम्फेसिस। इट इज द अपोजिट ऑफ अंडरस्टेटमेंट। हाइपरबोले आर नॉट कंपेरिजन लाइक सिमिली एंड मेटाफोर, बट extravagant and even ridiculous overstatements। means यहाँ पर आपका एग्रेशन या जब आप कुछ ओवर एक्ट होते हैं या गुस्से थोड़ा गुस्से में आते हैं, कुछ ऐसा वर्ड यूज़ करते हैं उस पर्टिकुलर सेंटेंस के लिए। जैसे एग्जांपल, माय शूज आर किलिंग, या आप शो कर रहे हैं कि माय शूज हर्ट मी वेरी बैड। सो जब आप बोलने का तरीका रहेगा, द वे यू आर टेलिंग इज जस्ट शोइंग द एक्स्ट्रा एग्रेशन। सो दिस इज कॉल्ड हाइपरबोला। अगर ऐसे कोई स्टेटमेंट सेंटेंस आते हैं पैराग्राफ में या पोएट में जो भी, तो ये वाला फिगर ऑफ स्पीच होता है। नेक्स्ट है आपका अंडरस्टेटमेंट और लिटोस्कोप। दिस इज द अपोजिट ऑफ हाइपरबोले। इंस्टेड ऑफ एक्सएग्रेशन, द राइटर और स्पीकर टू इंटेंशनली मेक अ सिचुएशन सीम लेस इंपॉर्टेंट देन इट इज रियली इज। मीन्स वो जानबूझ के ऐसे शो करते हैं, वो होता तो कुछ ज़्यादा है लेकिन शो करेंगे कुछ नहीं, सिंपल है, कुछ नहीं हुआ। जैसे एग्जाम्पल, माई सिस्टर ओनली ब्रोक हर आर्म, नो बिगी। मीन्स स्टेटमेंट शो करे कि कुछ नहीं हुआ है, बस उसका आर्म टूटा हुआ है। सो बट इट इज़ अ वेरी बिग थिंग, बट यहाँ शो ऐसा कर रहा है, जो ये राइटर और स्पीकर ऐसा करते हैं अपने पैराग्राफ या पोयम या पोएट या ड्रामा जो भी आपके एग्जाम में आएगा, तो उस चीज़ को शो किया जाता है कि कोई बड़ी बात नहीं है, बस हाथ ही टूटा है, जबकि ये है बड़ी बात। तो दिस इज अपोजिट ऑफ हाइपर बोले। नेक्स्ट है आपका आयरनी, अ फिगर ऑफ स्पीच विच अ पर्सन इज सेइंग द अपोजिट ऑफ व्हाट ही मीन्स। द रीडर मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। मीन्स यहाँ पे स्पीकर राइटर जानबूझ के ऐसे पैराग्राफ या जो भी पोइट्री ड्रामा हुआ उसमें ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं कि उसका मीनिंग कुछ और रहता है, एक्चुअल मीनिंग कुछ और होता है, पर वो शो करता है अपोजिट मीनिंग, और यही उस पैराग्राफ में हिडन रहता है। आपको जब एग्जाम में ऐसे पैराग्राफ आएंगे जहाँ आपको आयरनी फाइंड करना है, तो आपको पर्टिकुलर पहले पैराग्राफ को अच्छे से रीड करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, और उसके बाद आप फाइंड आउट कर पाएंगे। जैसे एन एग्जाम्पल, मोना is a great singer who sings like a crow। मीन्स यहाँ पर क्या बोल रहा है, बोल रहा है मोना बहुत अच्छी सिंगर है जो गाती क्रो की तरह। यू नो सबको पता है कि क्रो कैसा गाता है, तो यहाँ उसने उसे आयरनी कर दिया है कि क्रो हिडन मीनिंग है कि वो अच्छा नहीं गाती है, बट वो अपोजिट शो कर रहा है। Then है आपका next apostrophe, sometimes represented by an exclamation such as "oh." A writer or speaker using apostrophe speak directly to someone who is present or is dead or speak to an inanimate object। Means यहाँ पे
ये जो हम एपोस्ट्रॉफी यूज़ करते हैं वो उन लोग के लिए यूज़ करते हैं जैसे स्टोरी या पैराग्राफ या ड्रामा में वो पर्टिकुलर पर्सन प्रेजेंट नहीं होगा, या उसकी डेथ स्टोरी के अकॉर्डिंग उसकी डेथ हुई होगी, या हम किसी इन एनिमेट ऑब्जेक्ट से बात कर रहे हो। जैसे एग्जाम्पल ट्विंकल ट्विंकल जो पोएम है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, वहाँ पे जो चाइल्ड है वो स्टार से बात करता है। स्टार, यहाँ पे स्टार जो हो गया एक इन एनिमेट ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये भी आपको पैराग्राफ में फाइंड करके बताना है कि एपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच है। एग्ज़ाम देने से पहले आप ये वीडियो ज़रूर देखिए। फर्स्ट है जो मार्क कैसे आपको ज़्यादा गेन करना है, और सेकंड जो है आपको एग्ज़ाम टिप्स है, और जो थर्ड भी, ये तीनों इंपॉर्टेंट वीडियो हैं, ज़रूर एग्ज़ाम देने से पहले देखिएगा। देन फॉर ये जो अगर आपका स्टडी मटेरियल नहीं मिलता है तो कैसे फाइंड करना है, और इग्नू सब्जेक्ट को चूज़ करने के पहले जो सेकंड वीडियो दिख रही है वो ज़रूर आप देखिएगा। तो आपको ईजी होगा कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना है नहीं लेना है, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कोड वाइज कि हम क्या सब्जेक्ट ले रहे हैं। उसको थोड़ा क्वेश्चन पेपर में देख लेंगे तो आपको समझ में आएगा ईजी है टफ है कैसा है, आपको एक आइडिया मिल जाएगा उस क्वेश्चन पेपर का। और ये जो है बीजी जो ये क्वेश्चन पेपर कौन सा भी इजी होता है, कौन सा अच्छा मार्क गेनिंग है, उससे आप ये वीडियो से देख सकते हो। और ये जो मेरे आप जो मुझे क्वेश्चन आंसर पूछते हैं वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, योर क्वेश्चन एंड माय आंसर, ज़रूर देखिएगा before giving the exam, or when you finish this video watching, please watch this video in my channel in the IGNU guideline playlist. थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड मैंने स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे नंबर गेनिंग किए हैं सारे पार्ट्स वॉच करके। आप भी वॉच करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, एंड थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग।